वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। होमवर्क के तौर पे कहाँ से कहाँ तक दिया गया था? 66 से लेके 72। पेज नंबर 87। और 66 से लेके 67 तक दिया था बस। हाँ फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। नहीं 66 66 67। શું ડાઉટ છે? બધા ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ છે તમને? A galvanometer connected with an unknown resistor are two identical cells in series. Shows 1 ampere current if cells are connected in parallel. अरे भाई सीरीज में 2 सेल चिपका दिए। आसान क्वेश्चन है ना। 2 सेल सीरीज में चिपका दिए। अननोन रजिस्टर, एक अननोन रजिस्टर है जिसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इनका ईएमएफ 2 वोल्ट है दोनों ही सेल का, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर इससे डायरेक्टली एक से क्वेश्चन हो जाता तो तुम कर ही लेते। एक्चुअली इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल का मानना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो एक लाइन में हो जाएगा। वैसे तो क्या है इस क्वेश्चन में आर 4 होना चाहिए, लेकिन 4 आंसर है नहीं क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो अब तेरे पास जो 1 एम्पियर करंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर लिखेगी 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 आर। तेरे पास इक्वेशन बन गई आर प्लस 2 आर शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, मतलब इक्वेशन नंबर 1 4। जब तूने पैरेलल में लगाया तो 2 बैटरी अगर पैरेलल में लगी हुई हैं तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन सर मुझे याद नहीं है। ये E और R अगर पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपन E1 प्लस R1 प्लस R2 से वो E ही बनेगा, और जो R इक्विवेलेंट है वो R/2 बन जाएगा। हाँ समझ गई। चलो तो कर लेगी अब। तो ये 0.8 है, दिस शुड बी इक्वल टू 4 सॉरी 2। E की वैल्यू 2 है ना, तो 2/R/2 प्लस आर कर लेना आप सॉल्व करके। 2 इक्वेशन 1 1। क्वेश्चन नंबर 68। हाँ इस पर गोला लगा है, किसका है? डाउट है क्या? तो पूछो ना, शर्माना नहीं है। अगर सॉल्व करके आए हो तो डाउट पूछो भाई, वरना मार खा के जाओगे। A galvanometer of resistance 20 ohm shows a deflection of 10 division। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, रिवीजन के टाइम मजा आएगा। एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मुझे दे दिया है जी की वैल्यू 20 ओम। shows a deflection of 10 division when a current 1 मिली एम्पियर is passed through it। मतलब जब इसमें से करंट 1 मिली एम्पियर पास करी गई तो इसमें 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि करंट पर डिवीजन कितना है तो मैं बोलूँगा 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 10, मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁻4 एम्पियर एक डिवीजन में करंट है। समझी? फिर वो कह रहा है कि इफ अ शंट ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड, अगर मैं इसमें 4 ओम का एक शंट कनेक्ट कर दूं, एक शंट जो कि बहुत है चंट, ये कहना चाह रहा है कि इसमें 4 ओम का अगर एक शंट लगा दिया जाए और जी की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास 20 ओम है, तो और 50 डिवीजन स्केल पर है, तो अब इसकी रेंज क्या हो गई? दोनों मेरी बात 50 डिवीजन टोटल है। अब उसने रेंज जानने की इच्छा करी है, तुम इसमें से मैक्सिमम करंट कितना भेज सकते हो। तो सबसे पहले देखो कि इसमें टोटल डिवीजन है 50। अगर ये 50 डिवीजन है तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम करंट जो जा सकती है IG, वो IG जा सकती है 50 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। IG की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आया ना? अब वो हमसे क्या जानना चाह रहा है
कि अब अमीटर की रेंज क्या हो गई ये हमें बता दो। तो देखो भाई, अगर अमीटर की रेंज ही निकालनी है तो एक काम करो, ऊपर आई जी की मैक्सिमम वैल्यू भेज दो, मैक्सिमम वैल्यूज को इनटू 20, दिस शुड बी इक्वल टू, नीचे वाली ब्रांच में कितनी बची, आई माइनस आई जी बची कि नहीं बची, हाँ है ना। अगर यहाँ से आई करंट आई जी इधर चली गई तो इसमें कितनी बची, आई माइनस आई जी। तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी, और इनटू कितना हो जाएगा इसमें 4, सॉल्व कर लो, आई आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आई जी इंटू 20, और ये हो जाएगा 4i माइनस आई जी, मतलब 20 और 1 21, आई जी इज इक्वल टू 4i। तो आई की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें चाहिए 21/4 इंटू आई जी। ये आ रही है, गंदी सी क्यों आ रही है, हैं? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ किया गया इसने, 50 डिवीजन है ना टोटल इसमें। अगर वो कह रहा है कि 20 ओम शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पीयर इज पास थ्रू इट, हाँ 50 डिवीजन्स ऑन द स्केल, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो आईजी की मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी ना 5 मिली एम्पियर, मैक्सिमम तो 5 मिली एम्पियर ही जा सकती है। अब 5 मिली एम्पियर टोटल जा सकती है, तो मैं इसको ऐसा कर दूं क्या, 5 मिली एम्पियर इंटू 20 इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू 4, और आई जी की वैल्यू भी 5 मिली एम्पियर, है ना, यही तो कह रहा है। तो अपन ने भी तो वही किया है, आई जी की वैल्यू नहीं डाली ना अभी। आई जी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ अच्छा ये गड़बड़ कर दिया, ये कैलकुलेशन एरर है, ये 4 IG होगा, परफेक्ट शाबाश। तो ये 20 और 4 24 हो जाएगा, और अगर ये 24 हो जाएगा तो इस 6 हो जाएगा, सही है, 30 आंसर आ जाएगा। वही वही मैं कह रहा यार, ऐसे कैसे गड़बड़ हो रही है, इंटू 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 30 मिली एम्पियर आंसर आ रहा है भाई, क्या आंसर है, बस ठीक है, फिर एक ही बात है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 69 70, हाँ हाँ तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या जरूरत है, डायरेक्टली हो जाएगा। ये दो बैटरी हैं, दोनों बैटरी के बीच का ए और एन के बीच में दोनों बैटरी पैरेलल में जुड़ी हैं, तो तुमसे दो बैटरी पैरेलल में उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछ रहा है। अब समझ में आया, किसने पूछा है, E1 R2 प्लस, केवीएल से भी कर सकते हो, लेकिन केवीएल की जरूरत नहीं जब डायरेक्टली हो रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो ना, देख अभी समझ जाएगी। तुमको पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे क्वेश्चन ये दिख रहा है, 10 वोल्ट, 10 ओम, 20 ओम, 4 वोल्ट, ये दोनों बैटरी एक दूसरे के पैरेलल में है, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव एन के साइड है देख, और दोनों का पॉजिटिव ए के साइड है। तो इन दोनों बैटरी का अगर ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालना है तो ई नेट कितना हो जाएगा पैरेलल में, E1 R2, 10 दूनी 20, मतलब 10 दूनी 20 तो होते ही है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 200, और ये हो जाएगा +40 अपॉन R1 + R2 मतलब 30, मतलब 240/30, मतलब 8 वोल्ट, खत्म। क्यों मेहनत करनी है जब डायरेक्टली हो रहा है तो, ठीक है ना। फिर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 में डाउट है, बताओ क्या डाउट है।
अभी कर देते हैं। लिख रहे हैं क्या आप लोग? कितने लोग होमवर्क करके नहीं आए? हाँ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ। हाँ भाई मिश्रा जी, करके आए हो? कितने डाउट है? होमवर्क दिखाओ भाई, होमवर्क देखना है मुझे। हाँ ठीक है भाई, समझ गया मैं एक ही बार में। मेरी होमवर्क देखने की इच्छा है सभी के। क्या नाम है तुम्हारा? वही नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। पेज नंबर 120, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 1, 2। ना ना ना, जिसे डाउट है बस वही हाथ उठाओ, है ना? ऐसे हो गया नहीं करना है। 3, 4, 3 बता दें? 3, हाँ बता रहे देवी बता रहे हैं। 3 एम्पियर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। म्यू नॉट आई होता है, इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा देंगे ना तब कर पाएंगे आप लोग। और तब करने पे आप एकदम आसान हो जाएगा। म्यू नॉट आई होता है आई नेट, जो लूप के अंदर है, जो लूप के अंदर है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में डाउट है। हमसे पूछा गया है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस लूप को देखोगे तो जो करंट है इक्वली डिवाइड होगी, जितना ऊपर होगी उतना नीचे होगी। इस लूप को देखो, ये वैसे आज मैं बताऊंगा भी, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो अभी समझ ही लो। करंट इक्वल डिवाइड होगी मतलब I/2 इसमें चली जाएगी और I/2 इसमें चली जाएगी। इसके सेंटर पे बात करेंगे तो इस ऊपर वाले लूप की वजह से इनवर्ड होगी कि नहीं होगी, और नीचे वाले की वजह से आउटवर्ड। जितनी इनवर्ड होगी उतनी, इसका मतलब नेट कितनी हो गई। बस यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या डाउट है बेटा? ये मैं नहीं बता सकता, सॉरी। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मैं कैसे करूंगा? ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेंटीमीटर को मीटर में डालो। गलत, ये तो नहीं गड़बड़ कर दी? फॉर्मूला तो याद है ना? क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्या सभी का 5 आ रहा है? और आंसर क्या है इसका? इसमें तो 10 लिखा है, तो इसमें 10 क्यों टिक किया है? तो चेक भी तो करना होता है बेटा सॉल्व करने के बाद। मतलब हमने एक से एक नमूने बिठा रखे हैं क्लास में। बेटा जब घर पे जब सॉल्व किया है तो घर पे आंसर भी चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे आके मैं आंसर थोड़ी डिस्कस कर रहा हूँ क्या आंसर है इसका। डाउट तब होगा, तुमने सॉल्व किया आंसर गलत आया, फिर वापस से एक बार सॉल्व करेगी, फिर डाउट पूछेगी। अब तुझे पता ही नहीं तेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। 5 आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? चिड़िया 4 आ रहा है। ठीक है भाई, एक बढ़ा लेना उसमें, है ना, +1 कर लेना। और फिर भी नहीं आए तो कैलकुलेशन पड़ोसन से चेक करा लेना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? बहुत बढ़िया, इसीलिए तो नहीं आंसर आ रहा। इन्फाइनेटली लॉन्ग है, वही तो, वो 4πr कर रही है, इसकी वजह से उसका आंसर नहीं आ रहा। फॉर्मूला गलत याद है, फॉर्मूला सही करो। क्वेश्चन नंबर 6 सही हो जाएगा आंसर। 7, 8। अच्छा, इतने लोगों को डाउट है, ऐसा ही घटिया क्वेश्चन है। मिड पॉइंट पे पूछ रहा है, बी और सी के मिड पॉइंट पे। क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन? क्या आप लोग डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे? तो करंट यहां से आई गई, बी से लेके ए तक की दूरी कितनी है?
ऐसा किसने बोला? लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। यहां से यहाँ तक की दूरी d/2 और यहां से लेके यहां तक की दूरी d/2, इसकी वजह से भी अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, तो दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? अंदर। तो तुम एक निकाल लो, दूसरे का आंसर आ गया। मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू d/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, खत्म। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, डायरेक्शन इज इनवर्ट, दैट इज माइनस के। क्या आंसर है इसका? भूल न जाना, भूल न जाना। आंसर फिर भी इसने ए लगाया है लड़की ने, समझे? इसमें डाउट क्या था? सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, देखो। अच्छा, तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि ये वाला सेगमेंट और ये वाले सेगमेंट की वजह से यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि तुम उसके एक्सिस पर ही बात कर रहे हो, तो एक्सिस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सही बात है। वो लिखा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग मतलब बहुत इनफाइनाइट। तो फिगर में क्या लिखा है उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, लिखा क्या है कागजों में वो मैटर करता है। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, सर बता दो ऐसा क्या है। 9 में कितने लोगों का डाउट है? 9 में तुम तीनों को ही है बस, बाकी तो नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू concentric circular coils of 10 tons each are situated at same plane. Their radii are this and this, carry respective this and this current in opposite direction. बेटा B1 माइनस B2 करना है ना। म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 माइनस म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2। हे नलायक, शर्म नहीं आ रही? नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों में सेम है, N1 N2 10 10। ये हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या डाउट है भाई? फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा है स्टेटमेंट मैंने, याद कर। नोट्स नहीं पढ़े जा रहे। मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, देखा है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट वहीं से तो आती है। अब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 11 तो क्लास का क्वेश्चन है, नहीं है? ऐसा ही किया था, उसमें 3 पाई/2 हो गया होगा एक एंगल, इस टाइप का ही था। कितना एंगल लिया था उसमें अपने? क्वेश्चन यहीं पे तो था, गया कहाँ होगा? ये गया ज़्यादा भी चला गया। ये वाला है ना, जैसे ये यहाँ पे बस इन्होंने यहाँ से पूरा मिला दिया ऐसे, तो अगर पूरा मिला देंगे तो 3 पाई/2 एंगल हो जाएगा बस एक में, और क्या। जिसने पूछा है वो बताए बच्चा, कौन बच्चा है? माऊ माऊ। हा 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 हा। ये बताओ, जैसे तुम्हारे घर पे जब मैसेज आएगा कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तो तुम्हारे घर पे लात घूसे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं किसी घर में पिटाई हो जाए? अगर पिटाई हो जाएगी ना तो फिर मैं मैसेज नहीं भेजूंगा। यार अपने बच्चों को अपने बच्चों को कौन पिटवाता है?
नहीं नहीं नहीं, हाँ बोले बच्चे हैं अपने। ये क्वेश्चन किसने पूछा याद रहो? देख बेटा, यहां से लेके यहां तक का जो ये एंगल है 3π/2 है कि नहीं? तो इसकी वजह से, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे तो अंदर की तरफ ही है। इसका नाम 1 रख देता हूँ, इसका नाम 2 रख देता हूँ। तो B1 की बात करूंगा तो μ0/4πI/r, लेकिन इसकी रेडियस तो r ही है, तो r इंटू एंगल कितना है 3π/2। B2 की बात करूंगा तो μ0/4πI/2r, क्योंकि इसकी रेडियस 2r है, और ये एंगल कितना है π/2। सॉल्व कर लेंगे इन्वर्ट दोनों। तो अब शर्म आ रही होगी थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब हो जाएगा, ये कल ही तो पढ़ाया है ना, कल तो पढ़ा दिया था। तो ये कह रहा है कि वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द, ये अभी अभी बता देंगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा उससे भी, उससे अभी और उसे खोलेंगे। तो आज जब अभी पढ़ाऊंगा उसके बाद तुम अपने आप कर लोगे, सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, रोएंगे नहीं। गुड गर्ल, गुड गर्ल। गर्ल थोड़ी, गुर्ल। गर्ल जब ये इंस्टाग्राम पे आ जाती है तो बन जाती है गुर्ल, उससे पहले तक ये गर्ल रहती है, और स्नैप पे जाते पता नहीं क्या बन जाएगी फिर। हाँ वो फिर स्नैप पे जाते बन जाएगी गर्ल। कैसे पता? क्यों नहीं पता हो? इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं ज्यादा यंग हूँ तुम लोगों से। हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मतलब तुम लोग वो वाले जंजी नहीं हो जो जेंजी। हम इसकी बात करें, जंजीर नहीं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये मतलब किसी मेडिसिन का नाम है, जेंजी, मतलब वो डेलुलू। आप लोग जानते हैं? ये जानते हैं सर, अच्छे से जानते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे पास ये अपडेट अपने आप आती रहती है, मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाता हूँ। गलत बात है ना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए इतना, है ना। मुर्गा बन जाओगे मुर्गा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम क्या लिखी हो? अच्छा अच्छा, ये नहीं लिखना है बेटा, जेंजी और डेलुलू और ये सब नहीं लिखना है ना। जैसे लास्ट क्लास में हमने, कछुओ शांत हो जाएंगे, अब आगे पढ़ेंगे। इसकी रेडियस r है, यहां से ये दूरी x है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, गधो, तो μ0 n I r² + r² 2⁵3/2, ये पढ़ लिया था। इसी की अब ऑपरेशन करनी है अपने को, करते हैं धीमे धीमे। देखो, अगर मैं बात करूं एट सेंटर, सेंट्री नहीं सेंटर, अगर सेंटर पे बात करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड x की वैल्यू 0 डालने पे बन जाएगा μ0 n/r² डिवाइडेड बाई 2r²⁵3/2, मतलब b0 हो जाएगा मेरे पास μ0 n/, ये r³ बचेगा नीचे, तो r²/2r³, ढिचके हूँ। तो तुम्हारे पास जो b0 निकल के आ गया वो आ गया μ0 n/2r। ये तो तुम्हें पहले से भी याद था, एक टर्न के लिए तुमने याद कर रखा है μ0 I/2r, और n टर्न्स के लिए हो जाएगा μ0 n I/2r। ये तो याद है तुमको, इसके लिए हम खेल ही नहीं रहे।
हम खेल ही किसी और चीज के लिए रहे हैं। हम खेल ये रहे हैं कि अगर इस b को इस तरीके से लिखा जाए, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, अगर इस पूरे में से आर स्क्वायर बाहर निकाला जाए तो आर क्यूब बन के बाहर निकलेगा। क्या इस बात को समझे आप लोग? अगर तुम इसको समझ गए ना बेटा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है। अगर इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन निकाला जाए तो अंदर बाहर आर क्यूब बन के आएगा। सही लग रहा है? कैसे आएगा समझो। देखो हमने पहले आर ही बाहर निकाला ऐसे समझ लो, या आर स्क्वायर ही बाहर निकाला। जब आर स्क्वायर बाहर निकाला तो आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई, तो क्या बचा तुम्हारे पास आर, उसके ऊपर एक क्यूब था तो क्या बन गया, आर क्यूब। इतना समझ में आता है? तो चटका देंगे, ढिचके हूँ। चटकाने के बाद जो बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? तो इट इज बी नॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा अच्छा दिख रहा है? सही बात है। थोड़ी और समझदारी दिखाएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। देखो यार, अब यहां से दो तरीके की बातें हो रही हैं। पहली बात हम ये कर रहे हैं कि यदि x बहुत छोटा है r से, तो बाइनोमियल जानते हैं आप लोग, तो हमें पता था 1 प्लस एक्स की प्लस माइनस एक्स की पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस एन एक्स। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। जो बायो वाले बच्चे हैं वो रोएंगे नहीं, उन्हें थोड़ी पता होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। 11th में तो पढ़ा ही नहीं होगा तुमने। कभी तो हंस लिया करो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, मैथ्स में पढ़ा है। देखो क्योंकि फिजिक्स में स्टार्टिंग में वैसे पढ़ाते हैं बाइनोमियल थोड़ा सा, है ना, तुम्हें ग्रेविटेशन में भी यूज आता है। तो यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस, ये आगे जाएगा तो -3/2 आगे आ जाएगा तो प्लस का रह जाएगा माइनस, तो -3x स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो कुछ छापूवीर बैठे हैं हमारे साथ, छापने में इतने एक्सपर्ट है, मौका देखते एकदम छापने में लग जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा प्राइज मिलेगा जल्दी छापने पे। आओ और बातें करें। पीछे तक दिख रहा है क्या? जिसे नहीं दिख रहा आगे आ जाओ, बहुत जगह। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख देंगे, b इज इक्वल टू बी नॉट माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इंटू बी नॉट। सही बात है। तो ये लिख दिया b माइनस बी नॉट इज इक्वल टू -3/2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बी नॉट नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, b माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू -3/2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तुम तो समझदार हो वैसे। ये लिखा हुआ है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू -3/2x स्क्वायर अपॉन, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू सेंटर। बी नॉट सेंटर पे ही तो था, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा वो फ्रैक्शनल है। अगर तुम्हें परसेंटेज में निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, डेल्टा b बाई बी इंटू 100 बराबर -3/2 इंटू 100x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो 150 होता है, है ना? ठीक है। तो तुमको ये बुद्धि में आया कि परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज -150 x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है
कि सेंटर के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा। चमक गई बात? पक्की बात? तो छापो फिर, और क्या है। अच्छा, मैं ग्राफ ही बता देता हूँ तुमको, है ना। लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद तो ग्राफ पढ़ेंगे, ओके। ये जो ग्राफ है ये है मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग की वजह, रिंग का है, मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे हम सेंटर पे अगर बात कर रहे थे तो सेंटर पे वैल्यू कितनी थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की? ये B नॉट थी, और B नॉट की वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास? म्यू नॉट एन आई बाई 2r। इसके बाद यहाँ पर ना दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों पॉइंट्स x इज इक्वल टू r/2 और x इज इक्वल टू -r/2 पर हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तुमको पहले भी मिले थे, लेकिन मैग्नेट अपन जब बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद आ रहा है क्या तुम्हें कुछ? r/√2 थे वहाँ पे, प्लस माइनस, नहीं याद है क्या? याद ही नहीं गधों को, ये वाला ग्राफ नहीं याद है क्या? फिर यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था। तो ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर देखो तो यहाँ से पहले इसका जो नेचर है वो कॉनकेव है, और उसके बाद इस कर्व का नेचर कैसा है? कॉन्वेक्स, दिख गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्वेक्स, और उसके बाद कैसा है? कॉनकेव। तो मतलब ये जो पॉइंट ए एंड बी हैं, नाम तो ए और बी अच्छे नहीं लग रहे, इनका नाम रख देते हैं एम और एन। जो एम और एन पॉइंट्स हैं आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। शायद स्पेलिंग यही होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है, ग्राफ वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा है ग्राफ की शेप, या फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रही है। बोर्ड वोड में तो ऐसा है नहीं शायद कुछ। इसके बाद अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर है? सेंटर पे, उसके बाद तो कम ही हो रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि रियल में मुझे चाहिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक रिंग से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो वो जिस व्यक्ति ने सोचा उसका नाम था हेल्महोल्ट्ज़। अब नाम तो शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ और प्रोनाउंस होता हो, क्योंकि पता नहीं है कौन सी भाषा के लोग हैं। इसका पूरा मोटिव यही था कि हमें ये पता करना, हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करी गई वो मेहनत के बारे में बात करते हैं। उसने दो कॉइल ले ली आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल कॉइल लेके इसने ऐसे रख दी, और समझ गए? यहाँ पर क्या हुआ कि तुम्हें ये समझ में आया कि r/2 पर जो कर्व है वो अपने नेचर को चेंज कर रही है, तो उसने इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी, इसमें भी आई और इसमें भी आई, दोनों की रेडियस r है। जब इसने इस तरीके की करंट फ्लो करा दी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक r/2 रखी, और यहाँ से लेके यहाँ तक r/2 रखी, क्योंकि वो इस बात को लेके अवेयर था कि इसके बाद कर्व अपने नेचर को चेंज कर रही है। जब उसने इस तरीके से रिंग रख दी तो उसके बाद फिर उसने जो ग्राफ था, वो ग्राफ में तो मैं दोनों दिखा रहा हूँ, तुम लोग आराम से देखो।
जैसे यहाँ पर अगर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, रंग बदल देते हैं, नीले रंग से ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ये हो गया इसका। दूसरे वाले का बनाएंगे तो दूसरा वाला ऐसा दिख रहा होगा। सही बात है, अपने अपने सेंटर पे मैक्सिमम। लेकिन जब इनका रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। पीले रंग से बना देते हैं। बीच में ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो गई है, यूनिफॉर्म। और यहाँ पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो इन दोनों पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट का जो मोटिव है वो एक्चुअली पीले रंग से जो बनाया है थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये मैंने नीचे बन गया है, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ा ऊपर ऊपर रहेगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा। तो ये इस तरीके से बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मिलेगा। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट का मोटिव होता है। तो ठीक है, बना लो। नहीं, उससे इंटेंसिटी बढ़ेगी। छाप लेंगे। अच्छा, इसको बच्ची कह रही है कि भाई सर इसकी स्पेलिंग इन्फ्लेक्शन होती है तो आपको कर लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। अगली चीज छाप लेंगे। इसमें चाहो तो एक लाइन लिख लिख लो अगर लिखने की इच्छा हो तो। इट इज यूज्ड टू फॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट रेंज। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर लोगे, शॉर्ट रेंज का ही बनता है। बाकी छाप लो और अगली हेडिंग लिख ली जाए तो जीरो हो जाएगा। अभी अपने पास आधा घंटा है। आधे घंटे में हम सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। बाकी आप लोग क्या अच्छा रखते हैं? लेकिन उससे पहले अपन को टाइम लगेगा अभी एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने में। हेडिंग लिखी जाए। बहुत कचर कचर करते हो। क्या खा रहा है? कुछ तो खा ले। मारी खा ले, कुछ नहीं खा रहा तो। कल तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर था ना? कैसा रहा केमिस्ट्री का पेपर? अगली चीज़ जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे शॉर्ट में आज से अपन बोलेंगे ACL। ACL जानते हो? नहीं? कभी घुटना वुटना टूटा है क्या? अच्छा, इसके बारे में एक बात लिख लेंगे। द लाइन, इसका स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
the line integral of integral the line integral of magnetic field around any closed path in free space, any closed path in free space or vacuum is equal to mu naught times of the net current or the total current, mu naught times of the net current or the total current which is crossing through the area bounded by the closed path. देखो ये कहना चाह रहा है मैथमेटिकली, line integral of magnetic field over closed surface is equal to mu naught into I enclosed या mu naught I. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर एक वायर है इन्फाइनाइटली लॉन्ग, इसमें करंट ऐसे बाहर आ रही है, ये एक वायर है जिसमें करंट अंदर जा रही है, ये एक और वायर है जिसमें करंट अंदर जा रही है, ये एक वायर है जिसमें करंट बाहर आ रही है, ये एक और वायर है जिसमें करंट अंदर जा रही है, और ये ऐसे इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर बाहर और अंदर. सिमिलरली अंदर की तरफ जा रही करंट, इसमें बाहर की तरफ आ रही है. तो क्या अगर इसमें एक लूप बनाया जाए, मान लो अपन सिर्फ इन तीनों को लेके एक लूप बना रहे हैं, तो इसका जो समेशन ऑफ करंट आएगा आई एनक्लोज्ड, वो हो जाएगा I1 माइनस I3 माइनस I5 अगर मैं आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लूं और इनवर्ड को नेगेटिव ले. समझ गए बात को? तो जो आई एनक्लोज्ड है उसमें ये लिखना है. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इसको कई जगह ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई. एक ही बात है दोनों. ठीक है, आप लेंगे. दोनों ही सही है, कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो. आई एनक्लोज लिख दो या फिर समेशन ऑफ आई लिख लो. मैथमेटिकली दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जल्दी हाथ पर चलाएंगे. चलें, लिखो अगली लाइन. ACL is independent of size and shape of closed path. ACL is independent of size and shape of closed path. Size and shape of closed path. Next point. Any current outside the closed path is not considered. Any current outside the closed path not considered. Next. It is suitable
this law, yeah, ACL is suitable. ACL is suitable for infinite long and symmetrical current distribution. Suitable for infinite long and symmetrical current distribution. ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दोगे. अगली हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ ACL. एप्लीकेशन ऑफ ACL. पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire. Magnetic field due to infinitely long wire. ठीक है. आप लोग 3D में देखना चाहते हैं या 2D से ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आओ तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करें. ये क्या है? इस वाले से क्या होता है? क्या होता है? अरे वाह, इससे दिल आ जाएंगे. वाह. अच्छा, ऐसे से करने पे? अरे अरे बोरी मैया, जो का देख लो. चलो, और क्या क्या है इसमें? और तो कुछ नहीं, और तो ऐड कर सकते हैं अपन. मस्त है यार, मजा आ रहा है. इसे मिटा सकते हैं क्या? ओ ओ, बहुत बढ़िया. करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे थे. इन्फिनेटली लॉन्ग वायर. इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, तो मैंने एक लूप अज्यूम कर लिया. लूप दिख गया क्या? मैं इसको ऐसे देख ही नहीं रहा. अपन इसका टॉप व्यू बनाएंगे. कौन सा व्यू बनाएंगे? टॉप व्यू बनाएंगे तो ऐसा दिख रहा होगा कि इस तरीके से इस वायर से करंट बाहर की तरफ आ रही है, और यहां से अपन ने कुछ दूरी पर इस तरीके से एक लूप अज्यूम कर लिया. तुम जो लूप का साइज है, शेप है, वो कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उससे इंडिपेंडेंट है. तो यहां से अपन ने r दूरी पर एक r रेडियस का एक लूप अज्यूम कर लिया. ठीक है. जैसे मैंने लूप अज्यूम किया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन मुझे समझ में आ गई. उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, क्योंकि करंट बाहर है, तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो टेंजेंशियल होगी. इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मुझे आइडिया लग गया कि वो इस आर के परपेंडिकुलर होगी. अब मुझे काम है कि ये पता करना, जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रल ACL के हिसाब से, इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड सिग्मा ई. अगर तुम देखो तो यहाँ पर r दूरी पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड r दूरी पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी या अलग अलग होगी? इक्वल होगी. अगर तुम यहाँ से dl हटाओगे भी, तो तुम्हारा यहाँ पर जो dl वेक्टर होगा उसका भी एंगल यही होगा. इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0. अगर एंगल 0 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? b dl cos 0 का इंटीग्रेशन. सही बात है. इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसके अंदर कितनी करंट बंद है तो मुझे पता चल गई, आई करंट बंद है. तो हर बार b और dl के बीच का एंगल तो सेम ही रहने वाला है, 0. तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? dl का. dl 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 ये हो जाएगा म्यू नॉट आई.
तो इसका मतलब अगर मैं पूरा डीएल डीएल ऐड कर दूँ तो मुझे इसकी सरकमफेरेंस मिल गई। इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आई लिखा है ना। तो यहाँ से अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये तो याद किया था तुमने। देखो अगर तुम करंट को ऐसे रखोगे, करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, जो तुम्हारी पाम है वो तुम्हारे इस आर के परपेंडिकुलर ही आएगी ना ऐसे। तो जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा सब जगह टेंजेंशियल ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा डेरिवेशन है और ये पेपर में आता है, खूब आता है, करना बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फटाफट छाप लीजिए। अगली हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, दीदी लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अगली हेडिंग, एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long solid cylindrical conductor, solid cylindrical conductor। समझ में आ गया भाई। आंसर मैं उसे पहले भी दे चुका था, हाँ उसमें पता नहीं क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है खुद समझ गया होगा। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, वाह, इसमें सिलेंडर नहीं आएगा क्या। हाँ हाँ अब आएगा ना ब्रो। ये तो कुछ कैमरा वैमरा दिखा रहा है। बुरा मान जाएगा। चलो हम बना लेंगे, सिलेंडर बनाना तो हमें बहुत आसान है। डुप्लीकेट, अरे भैया, अरे ओ भैया, अब भैया बात क्यों कर रहे हैं भैया। इसी सिलेंडर के अंदर बंद कर देंगे भैया तुमको हम। हाँ कौन, शुभम गुप्ता बिहार का ऋतिक रोशन है क्या। कौन कौन ऋतिक रोशन जैसा है। गधा। देखो भाई बात ऐसी है कि सिलेंड्रिकल वायर है, ये ऊपर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, नीचे भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है, रेडियस इसकी आर है। समझ जाएगी, मतलब इंटेलिजेंट तो इतनी है कि अभी से समझ जाएगी। इसको अगर ऐसे ऊपर से देखा जाए तो ऐसा दिख रहा होगा, है कि नहीं। और अगर ऐसा दिख रहा होगा तो उसकी जो रेडियस है वो आर होगी। इसमें मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि जो करंट है वो इसमें ऊपर जा रही है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंट अगर ऊपर जाएगी तो इस पूरे रीजन में से करंट ऐसे बाहर आ रही होगी। कोडिंग चालू है ना। अगर इस पूरे रीजन में से करंट बाहर आ रही होगी तो मैं करंट डेंसिटी की बात कर सकता हूँ, है ना। करंट पर यूनिट एरिया, इसी को अपन क्या बोलते थे, करंट डेंसिटी। तो जैसे इसमें से अगर आई करंट बाहर आ रही है, आई इज कमिंग आउटवर्ड, तो हम लिखेंगे आई अपॉन एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो एक करंट डेंसिटी पता चल गई।
अब अपन ये जानने की इच्छा रख रहे हैं कि अगर इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अपन जानने की इच्छा रख रहे हैं। तो अपन ने अंदर एक लूप ले लिया, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर आर लेस देन आर के लिए। जैसे ही आर लेस देन आर के लिए बात करेंगे तो अब इसकी जो रेडियस है इस पीले वाले की, इस पीले वाले की रेडियस हो गई स्मॉल आर। ये कौन गधा है जो बात कर रहा है? इसमें से करंट बाहर आ रही है, तो यहाँ पर जो भी एक मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम लोगे तो उसकी डायरेक्शन डीबी वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा, टेंजेंशियल। और डीएल भी ऐसे ही होगा। तो सेम ना, आइडेंटिकल जैसी सिचुएशन बन गई जैसे पहले थी। तो हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड या सिग्मा आई, जो भी लिखना चाहो। जैसे ही अब यहाँ पर ना मेन चीज़ है आई एनक्लोज्ड लिखना। अगर आप यहाँ पर आई एनक्लोज्ड लिख रहे हैं तो पूरे में से करंट जा रही थी आई, हमें चाहिए सिर्फ इस पीले वाले पोर्शन से कितनी करंट जा रही है। ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन से करंट पता करनी है। तो मैं काम करूं, जो करंट डेंसिटी है जिसको अपन जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे करंट पता चल जाएगी। तो करंट पर यूनिट एरिया है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया अपन ने निकालना है वो स्मॉल आर स्क्वायर वाला है। पाई से पाई कट गया तो मेरे पास करंट पता चल गई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास आई एनक्लोज्ड। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। अब अगर इतना अपने को समझ में आ गया तो इसके बाद अपने को जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए, ऐसा एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, इससे वापस से अपन इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो बी डॉट डी एल वापस इसको क्या लिखेंगे, बी इंटू टू पाई आर, क्योंकि डी एल का इंटीग्रेशन वापस से क्या हो जाएगा, टू पाई आर। या चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल और इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों है? क्योंकि एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट इज एंगल बिटवीन डी बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, ये 0 डिग्री है। ये हो जाएगा मेरे पास आई इंटू आर स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट और आ गया आगे, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। डी एल हो जाएगा बी इंटू टू पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हिच के आओ, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर और ऊपर एक छोटका सा आर। ये कब के लिए है? आर लेस देन आर, इसी के लिए। लेकिन अगर मैं बात कर लूं फॉर आर इक्वल टू आर के लिए, तो यही फॉर्मूले में बस क्या करना है, बी की जगह मैं लिख दूंगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। इससे मर गया तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है जी। अब अपन इससे बाहर चलेंगे। अब हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए। तीनों बातें समझ गए? अब आर ग्रेटर देन आर के लिए जैसी बात करेंगे ना, तो अपने को ये देख लेना चाहिए कि जो अब जो लूप बनेगा वो रंग बदल के मैं इस एक ही में बना दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो दो चित्र बना सकते हैं, मैं एक ही में बना दे रहा हूँ। मैंने नीला वाला गोला बना दिया। अरे रुक जा भाई, बताओ कौन सा कलर चाहिए? पीला नहीं, ये वाला चलेगा? ठीक है चलो, सलजम वाला कलर है ये। अरे ठीक है, बदतमीजी है। जैसे ही आप आर ग्रेटर देन आर के लिए बात करेंगे तो आर ग्रेटर देन आर के लिए यहाँ पर आप वापस से गेम खेलेंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ पर वापस से आपके पास डी बी वैक्टर है, इसी डायरेक्शन में क्या है, डी एल वैक्टर, हाँ या ना? बस फॉर्मूले में एक ही चीज तो बदलेगी,
आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस बार आई एनक्लोज, पूरा ही करंट एनक्लोज हो रहा है, इस लूप के अंदर पूरे का पूरा वायर है, तो पूरे के पूरे वायर में कितनी करंट जा रही थी, आई। तो अब आपको कोई भी काटा छाटी करने की जरूरत है ही नहीं। अब आप इसको सीधा लिख दीजिए, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब b इंटू 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि ये दूरी को अपन r ही मानते हैं हमेशा वेरिएबल के तौर पे, म्यू नॉट आई, तो b की वैल्यू पता चल गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अच्छा नहीं लग रहा? छुटकार है। क्या आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए? इन तीनों को गौर से देखो, यहां पर b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, यहां पर देख b प्रोपोर्शनल टू r है कि नहीं, यहां पर b प्रोपोर्शनल टू 1/r है, मतलब वहां पर स्ट्रेट लाइन है, यहां पर हाइपरबोला है। अगर इसका तुम्हें ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा। पर ये आज ही पढ़ा दो सब। It is r equal to r and it is what? अरे बोल ले, मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सिमम कहाँ पर है, सरफेस पे, इस वायर की सरफेस पे, वायर की सरफेस पे कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल। खत्म कर, हो गया, छाप लीजिए आप लोग, ग्राफ राफ सब बना लेना। इट इज b प्रोपोर्शनल टू r, इट इज b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ये जो भी तुमने पढ़ा है ना अभी बोर्ड पे, ये आएगा तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, जो कोई भी केस आए, अगर सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर कंडक्टर की वजह से आ रहा है तो अच्छे से देख याद कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, होमवर्क हम आपको अभी दे देते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ बखैर।